लास्ट क्लास अपन ने कहां तक डिस्कस किया था? लास्ट क्लास अपन बात कर रहे थे किसकी? जी की। यस सर। यही तक नहीं था वहां पे? यस सर। यस सर, जी किसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है? अफेक्टिंग जी सर, उधर तक बात की। इसकी 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट रुकना। तो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे किसकी? जी की। यस सर। और जी को हमने क्या डिफाइन किया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू डिफाइन किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका मतलब मैंने क्या लिखवाया था? इसका मतलब मैंने लिखवाया था कि अगर कोई भी प्लैनेट है, यहां पे बेसिकली हम बात कर रहे थे अर्थ की, तो हमने क्या बोला था? कोई भी प्लैनेट या अर्थ है और उसके पास में हम क्या कर रहे हैं? किसी पार्टिकल या बॉल को लाके क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो जैसे ही हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो अर्थ इसके ऊपर क्या अप्लाई करता है? अर्थ इसके ऊपर अप्लाई करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इस फोर्स के कारण जो भी पार्टिकल रहता है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब है पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ जाता है, और इस फोर्स के कारण पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन आता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ, यही था कि नहीं था वहां पे? यस सर। फिर वहां पे मैंने बात करी थी फैक्टर्स की, और मैंने क्या बोला था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इसका फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था GME अपॉन RE स्क्वायर। ये याद है कि नहीं याद है? यस सर। G वहां पे कांस्टेंट था, ME अर्थ का मास था, RE अर्थ का रेडियस था। और ये जो G की वैल्यू है, बताओ ये G की वैल्यू हमने सरफेस पे कैलकुलेट करी है कि नहीं कैलकुलेट करी है? हाँ सर। हाँ सर। तो जो भी G की वैल्यू होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका फॉर्मूला था GME बाय RE स्क्वायर। सबकी वैल्यू हमने पुट करी थी। तो मैंने क्या बोला था? G की वैल्यू SI सिस्टम में क्या आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर वैल्यू आती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये G की वैल्यू कहां पे ले रहे हैं? ये G की वैल्यू हमने मेजर करी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने क्या डिफाइन किया कि जो भी G होता है, देखो कैपिटल G कांस्टेंट है, वो तो हमेशा उसकी वैल्यू सेम रहती है। लेकिन जब हम स्मॉल g की बात करते हैं तो स्मॉल g चेंज होता है। अब किसके साथ चेंज होता है? तो एक मैंने लिखवाया था ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ। देखो फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम केवल उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनको हम समझा सकते हैं अभी। अब पहला जो मैंने लिखा है, पहले मैंने बोला है कि g की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? अर्थ के शेप पे। सर किसी का माइक ऑन है। अब बताओ, जो भी G की वैल्यू आ रही है, कहां पे देख रहे हैं? G की वैल्यू हम देख रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, और उसका फॉर्मूला क्या बन गया? उसका फॉर्मूला बन गया GME अपॉन RE स्क्वायर। अच्छा, क्या चीज कांस्टेंट है? कैपिटल G कांस्टेंट है। अर्थ का मास कभी चेंज होगा क्या? नहीं। तो यहां से हम बोलते हैं जो भी G की वैल्यू है एट द सरफेस, बताओ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE स्क्वायर है कि नहीं? यस। अच्छा, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ को हम स्फेरिकल ट्रीट करते हैं, लेकिन अर्थ स्फेरिकल है क्या? नहीं। अर्थ एक्चुअली इलिप्टिकल है कि नहीं? इलिप्टिकल। अब बताओ, अर्थ अगर इलिप्टिकल होगा तो वहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं? इक्वेटर पे अगर देखोगे
तो एट G की value इक्वेटर maximum है। रेडियस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, और अगर हम पोल की बात करें तो पोल का रेडियस वहां पे कम होगा कि नहीं होगा? यस less, सर। इधर किसी का ऑन है एक्चुअली, और पीछे से आवाज भी आ रही है। सर आप सबके माइक ऑफ कर दीजिए फिर वो उसका भी ऑफ हो जाएगा। हाँ सर। यार जब तुम लोग पूछना हो तब तुम लोग अपना अनम्यूट करो ना एक्चुअली। यस सर हम लोग ऑन तभी करते लेकिन ये तो वैसे खुला छोड़ देते हैं। हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला है, जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है रेडियस पे। अब जब भी हम अर्थ की बात करते हैं, देखो इस तरह से इलिप्टिकल है कि नहीं शेप अर्थ का? हाँ और Yes, शेप sir. का अर्थ अगर इलिप्टिकल होगा तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes sir. Yes. और पोल पे रेडियस क्या होगा? कम होगा। Yes. Yes sir. अब बताओ इनवर्सली का मतलब क्या है? इनवर्सली का मतलब है कि रेडियस अगर स्मॉल होगा तो G की जी वैल्यू वहां बढ़ेगी। पे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? Yes sir. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा पोल पे होती है, और सबसे कम जी की वैल्यू कहां पे होती है? Equator. इक्वेटर पे होती है। देखो यही है कि नहीं है वहां पे? तो जो भी Yes, sir. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पे वेरी करती है। इक्वेटर पे सबसे कम होगी और पोल पे क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। फिर देखो सेकंड जो रिजल्ट हम डिफाइन करते हैं, ड्यू टू चेंज इन हाइट। और ध्यान है ये फॉर्मूला याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ड्यू टू चेंज इन हाइट। और याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने ऐसा बोला था वहां पे कि मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस वहां पे क्या लिया था हमने? अर्थ का रेडियस लिया था वहां पे आर ई, अर्थ का मास क्या था? एम ई। और अर्थ के ऊपर हमने क्या किया था? एक बॉल या पार्टिकल को लाके छोड़ा था। ये पार्टिकल कितनी हाइट पे था? ये पार्टिकल था एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, है कि नहीं? अच्छा एक चीज और देखो जरा, यहां पे एक और डायग्राम देखो, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस वहां पे आर ई, अर्थ का मास एम ई, और यहां पे हमने पार्टिकल को लाके प्लेस किया है कहां पे? सरफेस पे। तो एक डायग्राम में पार्टिकल सरफेस पे है और दूसरे डायग्राम में पार्टिकल कहां पे है? एच हाइट पे। अच्छा जब ये पार्टिकल सरफेस पे होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा, वो क्या लिखा था? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर था कि नहीं था? ये जी की वैल्यू कहां पे है? ये जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे। अच्छा आप बताओ किसी पार्टिकल को अगर हम अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे लेके चले गए तो वहां मैंने क्या लिखवाया था? स्फेरिकल बॉडी के केस में मास को हम कहां पे मानते हैं? Center. सेंटर पे। बताओ सेंटर से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर होगा कि नहीं होगा? और आर की वैल्यू वहां पे क्या होगी? आर की वैल्यू एच प्लस आर ई होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। Yes, अब sir. अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अर्थ के मास को हम कहां पे मानेंगे? उसके सेंटर पे मानेंगे। और पार्टिकल जो है, बताओ ये जो भी पार्टिकल है इसका मास अगर m है तो वो r डिस्टेंस पे है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. अब बताओ अर्थ अभी भी इस पार्टिकल के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको अगले स्टेप में क्या लिखोगे? इसको अगले स्टेप में लिखोगे Gmem। आर का मतलब
आर ई RE प्लस plus एच का H होल whole स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? Yes, हाँ, sir. तो Yes, sir. अगर कोई पार्टिकल अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे है तो बताओ इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इस हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आएगा और उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब Yes, इसको sir. यहाँ पे जी डैश बोल दो। तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स आया उसके कारण एक्सेलरेशन आया m इंटू ए डैश, m इंटू ए का मतलब जी डैश, मास से मास कैंसिल आउट होगा। और अब बताओ पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम जी डैश से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। अब दोनों साइड डिवाइड करना है तो यहां पे आ जाएगा जी डैश बाय जी, उधर क्या हो जाएगा? उधर हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू पुट करोगे तो जी एम ई इंटू आर ई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब Yes, बताओ sir. क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी? जी एम ई वहां पे क्या होगा? कैंसिल आउट होगा कि नहीं कैंसिल आउट होगा? Yes, हाँ sir. सर। अब बताओ जी डैश वहां पे क्या है? जी डैश वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है एच हाइट पे। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन गया? इसका फॉर्मूला बन गया जी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा आर ई का स्क्वायर बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जी डैश इक्वल्स टू जी सर ये कैपिटल जी है ना, जो उधर लाया। कैपिटल जी क्यों होगा भाई? कैपिटल जी तो कट जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. अच्छा अब इस रिजल्ट को और सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा लिख सकते हो जी डैश इक्वल्स टू जी, आर ई से डिवाइड कर दो या आर ई को नीचे लेके आ जाओ तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। भाई आर ई से ऊपर डिवाइड कर दो, आर ई से नीचे डिवाइड कर दो तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। Yes, और ये फॉर्मूला side- याद रखना है तुम्हें, या तो ये याद रखो या फिर ये याद रखो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन सी चीज इजी है। सर दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा ना? अबे दोनों साइड नहीं, ऊपर नीचे। मैथ्स में अगर मैं बोल रहा हूं कि y की वैल्यू 2/4 है, इसको हाँ, भी हमने डिवाइड कर दिया 6 से, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया 6 से, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर, समझ नहीं। गया। या फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे समझ लो वहां पे। तो ये जो फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहां पे? एच हाइट पे। बताओ इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस Yes. सर जी डैश की वैल्यू हम ऊपर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ना? कौन से ऊपर वाले फॉर्मूले से भाई? सर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अबे निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, जी की वैल्यू सरफेस पे दी होती है तो पूछता है कि इतनी हाइट पे अगर चले गए तो जी की वैल्यू क्या होगी। जैसे देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में कभी तुमसे बोलता है कि अर्थ है, अर्थ का रेडियस कितना है? आर ई। अर्थ के सरफेस से अगर हम पार्टिकल को कितनी हाइट पे लेके चले जाएं? आर ई बाई 2 पे। अब क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि वहां पे न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो जी डैश इक्वल्स टू जी, ऊपर रेडियस कितना था? आर ई। आर ई। अब हाइट कितनी लेके गए? हाइट लेके गए आर ई बाई 2 का होल स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व कर दो, बताओ सॉल्व करोगे तो आर ई पूरा कैंसिल आउट होगा कि नहीं कैंसिल आउट होगा? यस सर। हाँ सर अब क्या बचेगा? जी डैश 1 upon इक्वल्स टू जी, यहां पे आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर दोगे? यस सर। यस बताओ जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी? सर 1/22.5। क्या? सर 1/22.5। पागल हो तुम। 4/9। अबे 1/2 प्लस 1 4/9 कितना होता है? 3/2। 2 ऊपर जाएगा तो ये 4g/9 नहीं हो जाएगा? हाँ तो सर। जो जी डैश रहेगा उसको हम बोलेंगे 4g/9। बताओ यही मेरा आंसर होगा कि नहीं होगा? yes sir सर तो अगर किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से re/2 पे लेके चले गए तो जी की वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी? 4g/9 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में जो हाइट दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम जी डैश की वैल्यू क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। आया कि नहीं समझ में? यस सर। सर हाइट और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है? क्या हाइट कुछ भी हो सकती है? अब किलोमीटर में दी होगी भाई, कुछ भी हाइट दी हो। अर्थ का रेडियस कितना होता है? नहीं अब सर, जो हाइट दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे वहां पे। हाँ बोलो। ये वाला Height पॉइंट और कौन सा था? ड्यू altitude टू सर। चेंज इन हाइट ना? हाँ, ओके सर। ये हाइट के साथ वेरिएशन लिखवा है ना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मेरे को हाइट और एल्टीट्यूड का डिफरेंस चाहिए। हाइट और एल्टीट्यूड। हाइट और एल्टीट्यूड? हाँ सर, उसमें क्या डिफरेंस, मतलब कोई डिफरेंस होता है या सेम होता है? नहीं होता है। क्या करोगे? हाइट और एल्टीट्यूड सेम ही तो होता है। अब तीसरा जो आता है वो आता है चेंज विथ डेप्थ। चेंज इन जी विथ डेप्थ। अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूं यहां पे अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है कि नहीं? अब हमने क्या किया, इस अर्थ में यहां पे इस तरह से टनल क्रिएट कर दी। अब डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ करो। देखो इस तरह से टनल क्रिएट कर सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं? यस सर। हाँ सर। सर अच्छा, अब जो भी हमने टनल क्रिएट करी ना उसकी डेप्थ लिखो डी। तो ध्यान रखना डी वहां पे क्या है? डी वहां पे डेप्थ है, और डी वहां पे डेप्थ है कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इस टनल में हमने क्या किया? एक पार्टिकल को लाके छोड़ दिया। बताओ इस पार्टिकल पे अभी भी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। यस सर लग रहा है ना? यस। अब इस पार्टिकल के पास अभी जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम जी डैश बोलेंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला तो फॉर्मूला में लिख रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि ये चीज अभी तुम लोगों को सिलेबस में तो है नहीं कि आता कैसे है। क्योंकि जब हायर क्लास में जाते तो हम शेल थ्योरम की बात करते हैं, और वहां पे हम बोलते हैं कि इतने रीजन का जो मास होता है वो केवल फोर्स लगा पाता है। या हायर क्लास में पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला कैसे आता है उससे मतलब नहीं है, तुम केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। जो भी जी डैश रहेगा उसकी वैल्यू होगी जी इंटू 1 - d/r/e। कैसे आता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं क्लास 11th में। लेकिन ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है जी का वेरिएशन किसके साथ? डेप्थ के साथ। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई?
अच्छा, मान लो कभी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि पार्टिकल को हम कहाँ लेके चले गए, RE/2 पे, इतनी डेप्थ पे लेके चले गए। भाई हम टनल तो कितनी भी लंबी क्रिएट कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते हैं? अरे फॉर्मूला समझा नहीं, रिपीट करो ना। फॉर्मूला नहीं समझा, नहीं बस फॉर्मूला लिख लो, मैंने कोई प्रूफ नहीं बताया, इसका प्रूफ आता है क्लास 11th में। ओके सर। अभी कल फॉर्मूला लिखो कि डी वहां पे रिप्रेजेंट करता है डेप्थ। अब मैंने ये बोला कि अगर मान लो मैंने टनल क्रिएट कर दी कितनी, RE/2 की, और अब मैं अगर पूछता हूं जी कितना रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी का मतलब क्या होगा, RE/2 इंटू RE से RE कैंसिल आउट होगा। बताओ यहाँ पे 1/2 बचा कि नहीं बचा, और 1/2 का मतलब G/2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर हम अर्थ में कहां पे चले जाएं, अगर हम अर्थ में RE/2 डेप्थ पे चले जाएंगे तो G डैश की वैल्यू हाफ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस सर। हाँ सर। अच्छा, फिर दूसरी चीज देखो, ये बहुत कॉमन है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो हम टनल क्रिएट करते गए, यहां पे हम टनल क्रिएट करते गए, और ऐसा भी होगा ही नहीं होगा कि एक बार हमने टनल कहां तक पहुंचा दी, अर्थ के सेंटर तक पहुंचा दी। अब बताओ किसी पार्टिकल को अगर हमने अर्थ के सेंटर पे लाके प्लेस कर दिया, तो उस केस में डी किसके बराबर होगा, DRE के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब DRE के बराबर है तो G डैश हो जाएगा G 1 माइनस RE/RE। यहां पे D की वैल्यू पुट करनी है, D वहां पे डेप्थ है। बताओ RE से RE कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा G 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 0 आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएंगे तो G डैश 0 होगा कि नहीं 0 होगा? अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना है, अभी तक हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे कि नहीं यूज करते थे? किसी भी बॉडी का जो वेट रहता था उसका फॉर्मूला हम m इंटू जी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अबे लॉज ऑफ मोशन 1 में वेट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, m इंटू जी? यस सर। और ये जो g की वैल्यू होती है वो हम सरफेस पे कंसिडर करते हैं कि नहीं कंसिडर करते हैं? हमेशा हम 9.8 लेके चलते हैं। यस सर। तो ये जो है ये बॉडी का एक्चुअल वेट है कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन अगर किसी पार्टिकल को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं या अर्थ के सरफेस से नीचे लेके जा रहे हैं, तो वहां पे हम बात करते हैं एपेरेंट वेट की, और जो न्यू वेट होगा उसको हम लिखेंगे m इंटू जी डैश। तो ये चीज ध्यान रखना है, हाइट के साथ g चेंज होता है, डेप्थ के साथ भी g चेंज होता है, इसका मतलब है बॉडी का वेट भी चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? हमें केवल फॉर्मूले में क्या चेंज कर देना है, हमें केवल फॉर्मूले में mg की जगह m इंटू जी डैश कर देना। अब बताओ यहां पे g डैश कितना निकल के आया? 0। बताओ यहां पे g डैश 0 निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम अर्थ के सेंटर पे लाके प्लेस कर दें तो उसका वेट 0 हो जाएगा कि नहीं 0 हो जाएगा? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं और मान लो वेइंग मशीन में अभी हमें कितना दिखाई दे रहा है, मान लो हमें दिखाई दे रहा है 60 न्यूटन। अभी मान लो वेइंग मशीन में हमें हमारा वेट दिखाई दे रहा है 600 न्यूटन। अब वही वेइंग मशीन को हम लेके कहां चले जाएं, अर्थ के सेंटर पे लेके चले जाएं, और अब अगर हम अपना वेट मेजर करें तो हमें अपना वेट कितना दिखाई देगा? 0। लेकिन एक्चुअल वेट 0 है क्या? नहीं सर। नहीं तो ये जो वेट रहेगा ये अपेरेंट होगा। सर। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो तुम लोग के बुक या मॉड्यूल में दिया रहता है कि अगर हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएं तो हमारा वेट कितना होगा, तो आंसर है हमारा वेट कितना होगा? 0। सर मतलब ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन भी आते हैं। इम्पॉसिबल क्वेश्चन आते हैं ना? क्या इम्पॉसिबल? मतलब सर हम प्रैक्टिकल तो नहीं जा सकते ना? क्यों नहीं जा सकते? तुम तो फ्री बैठे हो यार। सर लावा रहता है ना। हाँ लावा क्या होता है? बना दो टनल, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब लावा निकले या कुछ निकले,
सर अगर वेट सर, 0 है तो हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा क्या सेंटर पे? यस मतलब कुछ मूवमेंट चेंज का होगा। मूवमेंट का वेट से क्या मतलब है? जब हम स्पेस में चला जाते तो हमारा मूवमेंट नहीं होता है क्या? सर होता है सर बट मूवमेंट ज्यादा का मतलब हमारे ग्रेविटेशन, हाथ पैर से, हम हाथ पैर हिलाएंगे तो क्यों नहीं हिलेंगे? सर बट ज्यादा ग्रेविटेशन लगेगा ना कहाँ पे? अर्थ के सेंटर में, जब मतलब जितने पास ग्रेविटेशन जाएंगे। ही नहीं लगेगा गधे। सर मतलब ऊपर नीचे, अब समझो सर सेंटर में चले गए तो हम नीचे खोदेंगे तो और नीचे नहीं जा पाएंगे ना? अबे फिर नीचे की ओर जाएगा तो जी की वैल्यू चेंज होने लगेगी ना, फिर से जी बढ़ने लगेगा फिर से। भाई अर्थ तो स्फेरिकल है ना, डेप्थ तो हम यहां से ही बना सकते, ही नहीं बना सकते हैं। हाँ, जो हम मतलब रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं 6400 किलोमीटर, तो वो इक्वेटर से मेजर करते हैं या इक्वेटर पे कहीं? लेते हैं, इक्वेटर पे लिया जाता है, तभी तो हम वैल्यू ओके कैलकुलेट करते हैं 9.8। इतना समझ में नहीं समझ में आया? सर सर समझा। हाँ सर। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? सर एक बार वेट और एपरेंट वेट में डिफरेंस क्या है वो बता सकते हैं? अबे वेट का मतलब है भाई, जब हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो एक्चुअल वेट है कि नहीं है? यस अब मान लो हम किसी बिल्डिंग में पहुंच जाएं और वो बिल्डिंग की हाइट मान लो 100 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर की हाइट है, तो अब अगर हम वहां पे वेइंग मशीन रख के अपना वेट मेजर करेंगे, सेम दिखाई देगा क्या? थोड़ा डिफरेंट हो। कम दिखाई देगा। डिफरेंट नहीं, कम दिखाई देगा, क्योंकि जी डैश कम हो जाता है। यस भाई हाइट के साथ जी डैश क्या होता है? कम होता है। डेप्थ के साथ भी जी डैश क्या होता है? चेंज कम हो। होता है। कम होता है कम हो रहा है। ये लिख लेना यार वहां पे, ये पॉइंट डाल के लिख लो। हाइट अगर बढ़ती है, कहां से? अर्थ के सरफेस से। हाइट अगर बढ़ेगी तो ध्यान रखना है जो जी रहेगा वो तुम्हारा डिक्रीज करेगा। सिमिलरली ये अगर अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस से हम डी नीचे जा रहे हैं डेप्थ के साथ, तो ध्यान रखना है डेप्थ अगर बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू अगेन वहां पे क्या होगी? घटेगी। बोलो इतनी चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब यस यस सर। यस सर समझ। चलो अब नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, एस्केप वेलोसिटी। क्या एस्केप वेलोसिटी से पहले देखो वहां पे है सर आपने एक कुछ ड्यू टू चीजें ऐसी रोटेशन समझो वहां ऑफ पे। हाँ अर्थ बोलो, भी क्या बोल लिखवाया रहे हो? था। क्या आपने एक ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ भी लिखवाया था। हाँ सर। लिखवाया था ना, तो फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे ना, वो 11 में बताएंगे। यस सर। बस ये लिखा है कि चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है फॉर्मूला ही तुम डिराइव नहीं कर पाओगे अभी। सर ए भी नहीं बताया ना, डू चेंज ऑफ प्लेनेट, वो भी नहीं किया हमारे सिलेबस में। देख लो, सर मैंने change वो चीज बताई है जिसपे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो वहां पे, सैटेलाइट। अब देखो एक थ्योरी है, वो थ्योरी देखो वहां पे। यहां पे मैं शो कर रहा हूं एक पार्टिकल, यहां पे हम शो कर रहे हैं एक पार्टिकल, और जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, और ये सर्कल का सेंटर है। ये तुम्हारा एक पार्टिकल। अब बताओ ये पार्टिकल किस पाथ पे चल रहा है? सर्कुलर। ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। कुछ टाइम बाद पार्टिकल मूव करके यहां पहुंच जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा। तो इस तरह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर। हाँ सर। लेकिन जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है वो चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। मान लो अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो हमेशा वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। तो ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उस सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है पार्टिकल विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखना है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अगर कोई तुमसे बोल रहा है ना कि सर्कल के हम चक्कर लगा रहे हैं, अगर मान लो कभी हम सर्कल में दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर हमेशा एक्सेलरेशन लग रहा है। समझ में? यस सर। कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो उसके पास हमेशा एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, अब एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी Change अपना direction. डायरेक्शन चेंज कर रही है। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग है, और बताओ वेलोसिटी हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है कि नहीं चेंज कर रही? यस सर। तो सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके पास हमेशा एक एक्सेलरेशन होता है जो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये जो एक्सेलरेशन एसी होता है इसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझे? जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उस पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला लिख लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r। v वहां पे क्या होता है? v वहां पे होती है स्पीड, और r होता है सर्कुलर पाथ का रेडियस। समझ में? जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसके पास हमेशा एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। उसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं आ गया तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन इस तरह से एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया तो एक्सेलरेशन इस तरह से एक्ट कर रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब बताओ, एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर? यस सर। अब मान लो कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हुआ है। अब बताओ, एक्सेलरेशन अगर है तो ये कौन से लॉ को यूज कर रहा होगा? ये यूज कर रहा होगा न्यूटन सेकंड लॉ को। फर्स्ट लॉ कब होता है? फर्स्ट लॉ वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन 0 होता है, और सेकंड लॉ की बात करते हैं जब कोई बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। और बताओ, ये हमने लिखवाया था ही नहीं लिखवाया था न्यूटन के सेकंड लॉ में कि जो भी नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर उसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो? सर जो पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर सकता है या सिर्फ कर सर्कुलर सकता में है, कर सकता है। यस सर। जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चले, सर्कुलर पाथ पे चले, वो उस पाथ को नेगोशिएट तभी कर पाएगा जब उसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अब मैंने क्या बोला है? पार्टिकल के पास हमेशा एक्सेलरेशन है कि नहीं है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में कोई फोर्स भी होना चाहिए, और ये जो फोर्स रहता है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में? पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। ये ध्यान है ना, ये नेट फोर्स है। अब इक्वेशन यूज करो इस इक्वेशन को। हम क्या लिखेंगे? जो भी नेट फोर्स है उसको हम डिनोट कर रहे हैं एफसी से। एफसी को लिखोगे मास इनटू
सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, एक्सलरेशन की वैल्यू पुट कर दो तो ये mv²/r, r मैंने सर्कुलर पाथ का रेडियस लिया था, तो ये जो mv²/r होता है इसी को वहां पे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सर कुछ नहीं, पहले लिखो जरा, अभी बाद में बोलेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो जरा। डेफिनेशन लिखो वहां पे, वेन एवर अ पार्टिकल, whenever a particle moves on a circular, whenever a particle moves on a circular or curve path, whenever a particle moves on a circular or curve path, सर एक बार then whenever a particle moves on a circular or curve path, then the net force which is acting towards the center, whenever a particle moves on a circular or curve path, then the net force which is acting towards the center, is known as centripetal force. फिर से रिपीट कर रहा हूं, whenever a particle moves on a circular or curve path, then the net force which is acting towards the center is known as centripetal force. लिखा इतना? यस सर। यस सर। फिर आगे लिखो इसमें पॉइंट डाल के, centripetal force is always required. Centripetal force is always required to negotiate. Centripetal force is always required to negotiate the circular or curve path. Centripetal force is always required to negotiate द सर्कुलर और कर्व पाथ। इसका मतलब है कि जब भी हम सर्कुलर और कर्व पाथ पे चलेंगे तो उस पाथ पे हम तभी चल पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। लिखा इतना? यस सर। यस सर। फिर आगे लिखो वहां पे, उसी में पॉइंट डाल के लिखो वहां पे, सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स can be provided by string force, या फिर लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग फोर्स। कुछ केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन, कुछ केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने क्या बोला है, जब भी हम सर्कुलर और कर्व पाथ पे चलेंगे तो हम तभी चल पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तभी ऐसा देखा है, जब हम स्ट्रेट रोड पे तेजी से दौड़ते हैं तो हम दौड़ पाते हैं कि नहीं दौड़ पाते हैं? यस। हाँ जैसे सर। को मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये हमारी एक रोड है, ऐसे
अब इमेजिन करो कि कोई पर्सन है और पर्सन ऐसा दौड़ता हुआ आ रहा है। तो कभी तुमने ऑब्जर्व किया है कि जब हम स्ट्रेट रोड पे दौड़ते हैं तो हम बहुत तेज दौड़ पाते हैं, लेकिन जब हम टर्न लेने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, घटाते हैं? स्लो डाउन अपनी स्पीड घटाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने दौड़ने की बात कर रहे हैं। कई बार तुमने देखा होगा कि मान लो हम कार ड्राइव कर रहे हैं या टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी चीज ड्राइव कर रहे हैं, जब रोड स्ट्रेट होती है तो कई बार हम देखते हैं कि हम अपनी कार की स्पीड 100 तक लेके चले जाते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर तक टच करती है हाईवे पे। लेकिन बताओ, जैसे ही हाईवे पे टर्न आता है तो हम कार को स्लो डाउन करते हैं या कार की स्पीड को बढ़ा देते हैं? स्लो डाउन करते हैं। और इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है, इस फॉर्मूले को देखो, बताओ, v अगर कम कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो कम रिक्वायर्ड होगा हमें। यस सर। और अगर हम अपनी स्पीड ज्यादा रखेंगे, इसका मतलब है कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा चाहिए होगा। यस सर। और ध्यान रखना, इस केस में जब हम दौड़ते हैं या जब कार चलती है तो ये चीज ध्यान रखना है, वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है वो प्रोवाइड करता है कार के टायर के बीच का फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन बेसिकली स्टैटिक होता है। अब बताओ, अगर हमारी स्पीड ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? यस सर, ज्यादा चाहिए होगा। मैंने क्या बोला है? इस केस में जो फ्रिक्शन है वो क्या प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने सिंपल से क्या बोला है कि जब भी हम सर्कुलर या कर्व पाथ पे चलेंगे तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो हम ट्रैक को छोड़ देंगे। तो कई बार तुमने ऐसा भी देखा होगा कि कार जब बहुत स्पीड से जाती है और अगर हम कार को स्लो डाउन नहीं करते हैं तो ये कार ऐसी स्किड करके बाहर निकल जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कार जो रहती है टॉपल कर जाती है, करती नहीं करती है? यस सर। हाँ सर। अबे टॉपलिंग का तो लुढ़कना। अब जब जो कार ड्राइव करता है उसको समझ में आता है कि कार, कभी देखा है छोटे चक्कों के, वो फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है भाई। जो छोटी गाड़ियां होती हैं उनके चक्कों की हाइट छोटी होती नहीं होती है? यस सर। जैसे मान लो तुम समझो, मारुति 800 को अगर तुम 100 किलोमीटर पर आवर से टर्न कराने की कोशिश करोगे तो ये जैसे रोड होगी ना, तो ज्यादा स्पीड में, जैसे मान लो ये कार है, सामने से देखोगे इसके टायर होंगे कि नहीं होंगे? अब अगर हम ज्यादा स्पीड पे कार को टर्न कराएंगे ना तो ये जो कार रहती है ना, इस तरह से टिल्ट होके गिर जाएगी और इस तरह टॉपल करते हुए जाएगी, लुढ़कते हुए बाहर निकल जाएगी। लेकिन कभी देखा है जो एसयूवी होती है, बड़े चक्कों की जो गाड़ी होती है, उनको बहुत हाई स्पीड पे हम लोग टर्न करा देते ही नहीं करा देते हैं? यस सर। एक चीज कभी देखा है, कार की स्टेबिलिटी की बात करते हैं हमेशा हम लोग कि कार स्टेबल है या नहीं स्टेबल। इसका मतलब क्या होता है? टायर साइज। हायर स्पीड पे हम कार को टर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जो बड़े चक्कों की गाड़ी होती है उन्हीं को हम क्या करते हैं, हायर स्पीड पे टर्न करा पाते हैं। देखा ही नहीं देखा है? फिर जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो मारुति, देखो मारुति 800 को हम टर्न नहीं करा पाएंगे हाई स्पीड पे, लेकिन सफारी को हम हाई स्पीड पे टर्न करा लेंगे नहीं करा लेंगे? और ऐसा होता है, जो कार में बैठा होता है ना उसको फील आ जाती है कि अगर इतनी स्पीड पे मैं टर्न करा रहा हूं तो मेरी कार टॉपल करने वाली है। सर अगर वो तुम आगे पढ़ोगे, हायर क्लास में पढ़ते हैं सब चीजें। अभी के लिए इतनी चीज ध्यान रखना है कि जब हम कार को चलाते हैं तो कार सर्कुलर पाथ क्यों नेगोशिएट कर पा रही है? कार इस तरह से चल तभी पाएगी जब उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं पे भी वीक पड़ गया तो कार ट्रैक से स्किड कर जाएगी या टॉपल कर जाएगी।
सिमिलरली एक सिंपल सा एग्जांपल लो जरा। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक बॉल को कनेक्ट कर दो जरा। और कई बार देखा होगा बॉल स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है, यहां पे हमारा हाथ या उंगली रहती है। और बताओ इस तरह से हम बॉल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराते हैं कि नहीं मूव कराते हैं? यस सर। हाँ सर। अच्छा, ये बॉल किस पाथ पे मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ पे। लेकिन कभी ऑब्जर्व करना, जैसे ही हम बॉल को रोटेट कराते हैं ये स्ट्रिंग टाइट होती कि नहीं टाइट होती है? यस सर। और टाइट होगी तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा कि नहीं डेवलप होगा? यस सर। तो इस केस में ये बॉल सर्कुलर पाथ पे क्यों चल पा रही है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। तो यहां पे टेंशन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, कभी देखा है स्ट्रिंग अगर काट दे बीच से या तोड़ दें तो फिर ये बॉल सर्कुलर पाथ पे चल पाती है क्या? नहीं सर, वो दूर तो जाके गिर जाती है। किसी भी चीज को, तो ये ध्यान रखना है, किसी भी चीज को अगर सर्कुलर पाथ पे चलाना है तो क्या होना चाहिए? टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है। अब डायग्राम ड्रॉ करें। यहां पे हम शो कर रहे हैं अर्थ। अर्थ का रेडियस RE, और अर्थ के चारों ओर क्या हो रहा है? एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे चल रही है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। बताओ, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता ही नहीं लगाता है? यस सर। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक सैटेलाइट की। ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन कितनी हाइट पे चक्कर लगा रही है? तो इसकी हाइट दी हुई है h। तो जो भी सैटेलाइट है अर्थ के सरफेस से h ऊपर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। अच्छा बताओ, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? RE प्लस H। तो इस डिस्टेंस को मैंने R मान लिया। और डायग्राम में देखो, R का मतलब H प्लस RE है कि नहीं? यस सर। यस अच्छा, जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट का मास मान लो स्मॉल m, और अर्थ का मास कितना? तो m हो गया वहां पे मास ऑफ अर्थ। अर्थ की जगह अगर कोई प्लैनेट होगा तो m वहां पे मास ऑफ प्लैनेट हो जाएगा। स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सैटेलाइट। अच्छा, अब बताओ, ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर। तो इसके पास हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। किसी टाइम पे मान लो सैटेलाइट यहां कहीं आ गया। अब बताओ, इस सैटेलाइट के ऊपर अर्थ यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? यस सर। यस सर। अच्छा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा G m1 m2 अपॉन R²। R² का मतलब RE प्लस H का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस सर। बताओ, यही फोर्स है कि नहीं है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है? यस सर। तो ये ध्यान रखना है, सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे क्यों मूव कर पाता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे क्या प्रोवाइड करता है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में? यस अर्थ सन के चारों ओर चक्कर क्यों लगा पाता है? क्योंकि वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सर
हाँ सर बट जो प्लूटो है वो तो बाहर निकल गया, मतलब वो पहले रिवॉल्व करता था, अब तो वो बाहर निकल गया, तो वैसे कैसे नहीं होगा? मालूम मुझे कब बाहर निकला। सर नहीं है वो जब प्लैनेट तक मैं पढ़ता था ना तब तक प्लूटो अंदर ही था। हाँ तो सर सर अभी ये अभी भी ग्रेविटी सोलर तो सिस्टम डेफी में कर बस गया ना। उसका साइज बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट नहीं करते हैं उसे। यार, अपन क्या स्पेस पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं तो वो सर। नहीं मतलब जस्ट पूछना था कि मतलब फिर इससे डेविएट भी हो जाते हैं कि ग्रेविटी के पाथ से, क्या? मतलब जब पाथ पे हम लोग घूम रहे हैं ग्रेविटी के, तो अगर वो मतलब हम कम पड़ गया तो पाथ चेंज हो जाएगा। ओके। अब देखो मैंने क्या बोला, जब सी सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया है? ग्रेविटेशन ने। अच्छा, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला mv² होता है कि नहीं होता है? यस r वहां पे सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो इस r का मतलब क्या हो गया? ये जो r रेडियस होगा वो बेसिकली RE+H हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अबे जो भी सेंट्रीपिटल Yes, फोर्स sir. होता है उसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं mv²/r। अब बताओ, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, एक RE+H कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? √GME। RE+H। डेरिवेशन का इतना यूज नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये V क्या बता रहा है? वेलोसिटी वेलोसिटी विद विच द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट नहीं, ये विल मूव। सैटेलाइट की स्पीड बता रहा है। तो ये जो टर्म रहती है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मान लो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की, उसका फॉर्मूला है √GME/RE+H। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। समझा सर। अच्छा, अब ये चीज बताओ, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? तो ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है कि नहीं डिपेंड करती है? करती है। करती है। प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है। करती है। करती है। और किस हाइट पे सैटेलाइट मूव कर रहा है उस पे डिपेंड करती है। यस सर। तो अर्थ की जगह अगर और कोई प्लैनेट होगा तो ये फॉर्मूला हम वहां पे क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। बताओ, इतनी चीज समझ में आएगी नहीं समझ में? यस सर। तो ये फॉर्मूला है किसका? ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अच्छा, भी बताओ, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है? यस सर। यस सर। कितने टाइम में रोटेट करता है? 24 आवर्स में। अब बताओ, अर्थ की इक्वेटर पे अगर हम एक सैटेलाइट को लाके प्लेस करें, अर्थ की इक्वेटर पे एक सैटेलाइट को लाके प्लेस करें और सैटेलाइट भी 24 घंटा ले, 24 आवर्स ले रोटेट करने में, तो बताओ अर्थ पे खड़े होकर अगर हम उस सैटेलाइट को देखेंगे तो क्या होगा? वो रेस्ट पे दिखे। वो हमेशा रेस्ट में Rest दिखाई में। देगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये अर्थ है, ऊपर से देख रहे हैं, और ये अर्थ का इक्वेटर है। ये इक्वेटर के पास एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट यहां पे, अभी पर्सन यहां पे खड़ा है।
अब बताओ, मैंने बोला जिस तरह से अर्थ रोटेट कर रही है, जिस स्पीड से, उसी स्पीड से ये सैटेलाइट भी चलना स्टार्ट कर दे। कुछ टाइम बाद सैटेलाइट यहां पहुंची, पर्सन यहां पे आ गया, फिर कुछ टाइम बाद पर्सन यहां कहीं पहुंचा, सैटेलाइट यहां पहुंच गई। बताओ पर्सन को ये सैटेलाइट हमेशा अपने सर के ऊपर दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? यस सर। तो उसको बेसिकली ये सैटेलाइट रेस्ट में दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? यस सर। और ऐसी जो सैटेलाइट होती है इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। कभी तुमने वर्ड सुना होगा, सैटेलाइट में भी देखोगे ना तो वहां पे टर्म यूज की जाती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो अर्थ के इक्वेटर पे मूव करने पे 24 घंटा लेती है एक चक्कर में। समझ में आया इतना? यस सर। 11th 12th 11th में आता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है क्या। अभी जियो स्टेशनरी का मतलब केवल ये है कि अगर हम अर्थ के इक्वेटर पे खड़े हो जाएं तो हमें वो सैटेलाइट हमेशा कैसी दिखाई देगी? रेस्ट में दिखाई देगी। सर उसको यूज किया है? यूज क्या है? यूज किया जाता है इसको। यस नहीं सर। मतलब बहुत सारे GPS में- ये होते हैं ना सैटेलाइट सैटेलाइट होते हैं टीवी के लिए क्या? जो स्पेस इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। अपन इंजीनियरिंग कौन पढ़ रहा है भाई? एरोनॉटिकल ब्रांच होती है, एक स्पेस साइंस ब्रांच होती है। हम लोग पढ़ रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स। तुम देखोगे तुम्हें यूज मिल जाएगा जियो स्टेशनरी का यूज क्या होता है। सर आप एक बार अभी केवल इतना definition ध्यान निकाल रखना है सकते कि ये फॉर्मूला तुम्हें केवल याद होना चाहिए। समझ में आया इतना? यस सर। फिर नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पर। एक मिनट। अब देखो, मैंने यहां पे शो किया एक मैग्नेट, तो यहां पे हम शो कर रहे हैं मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट के पास हमने बहुत दूर पे लाके एक आयरन के टुकड़े को लाके प्लेस किया, या एक आयरन फाइलिंग्स को लाके प्लेस किया। यहां पे एक आयरन का पीस है। अच्छा, तो जो भी लोहे की कील है उसको अगर हम मैग्नेट से बहुत दूर जाके लाके प्लेस कर दें और छोड़ दें तो ये जो लोहे का टुकड़ा है ये मैग्नेट से चिपक जाता है क्या? नहीं सर वो नहीं चिपकता है। चिपकता है, हमेशा नहीं होता है। लेकिन कई बार तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो आयरन की पिन है, मान लो पिन को हम इतने पास लेके आ गए, अब पिन को हम इतने पास लेके आ रहे हैं और पिन को हमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो क्या होता है? जैसे ही हम आयरन की पिन को छोड़ते हैं, आयरन की पिन मैग्नेट से क्या कर जाती है? स्टिक कर जाती है। अबे होता है कि नहीं होता है? यस सर। अब मैंने बोला है कि कितने भी डिस्टेंस पे लाके आयरन की नेल्स को लाके प्लेस करो, हमेशा चिपकेगी क्या? नहीं नहीं सर। ये एक सर्टेन रीजन में, मैग्नेट के चारों ओर एक सर्टेन रीजन होता है। उस रीजन में अगर हम आयरन के टुकड़े को लाके प्लेस करते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है कि नहीं अट्रैक्ट करता है? हाँ सर। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि इस रीजन में जब हम लाके प्लेस कर रहे हैं तो आयरन का नेल्स स्टिक कर जाता है, लेकिन यहां पे जब हमने लाके प्लेस किया तो कुछ नहीं हुआ। अब ये वो रीजन है जहां पे आयरन का टुकड़ा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो जो रीजन होता है जहां पे आयरन का टुकड़ा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सबने वर्ड सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों ओर का एक स्पेस है या रीजन है। उस रीजन में अगर हम कोई दूसरा आयरन का पीस लेके आएंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो क्या कर जाएगा? मैग्नेट की ओर मूव कर जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई?
यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वो रीजन है जहां पे एक आयरन का टुकड़ा मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। आया समझ में? यस सर। अब सिमिलरली यहां पे डायग्राम ड्रॉ करो। यहां पे हम शो कर रहे हैं अर्थ। तो यहां पे मैंने क्या शो किया? अर्थ। अच्छा, अर्थ के पास में हमने यहां पे बॉल को लाके छोड़ा तो क्या होता है? अर्थ के पास में अगर एक बॉल को लाके छोड़ते हैं तो बताओ बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है कि नहीं बनता है? यस सर, बनता है। अब बताओ, अर्थ के ये जो चारों ओर का स्पेस है, मान लो इस स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो इस स्पेस में लाने पे बॉल ने फोर्स एक्सपीरियंस किया कि नहीं एक्सपीरियंस किया? हाँ सर, किया। सर। तो ये जो स्पेस रहता है इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। यस सर। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब हो गया किसी भी प्लैनेट के चारों ओर का रीजन जहां पे अगर हम कोई दूसरी बॉडी को लेके आएंगे तो वो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अच्छा, पार्टिकल को हम यहां पे लेके चले जाएं, अब यहां पे छोड़ेंगे तो क्या होगा? तब भी पार्टिकल यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं एक्सपीरियंस करेगा? भले इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अभी भी पार्टिकल अर्थ की ओर मूव करेगा नहीं मूव करेगा? यस सर। बताओ, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड हुई कि नहीं हुई रीजन? अब एक चीज ध्यान रखना है, देखो, अगर हम मान लो 10 मीटर हाई बिल्डिंग पे गए, अगर मान लो हम 10 मीटर की हाई बिल्डिंग पे गए और किसी बॉल को छोड़ेंगे तो वो अर्थ की ओर मूव करेगी नहीं मूव करेगी? यस सर। हाँ सर। और मान लो हम हेलीकॉप्टर में बैठे हैं तो हेलीकॉप्टर की हाइट तो बहुत ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है अर्थ के सरफेस से? यस सर। हाँ सर। वहां से भी अगर हम एक बॉल को लाके छोड़े तो क्या होगा? तो भी अर्थ की तरफ वो नीचे की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ सर। तो ये चीज ध्यान रखना है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। अगर कोई हमसे पूछता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक चलती है तो हम बोलेंगे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर तक, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाएंगे तब भी पार्टिकल, अगर बहुत दूर जाओगे तब भी पार्टिकल वहां पे क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर जाएगा। सर पर वो नेग्लिजिबल होगा ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी मींस 10 to 0 हो जाएगा। यस क्या इन्फिनिट? इनफाइनाइट होता क्या है? बहुत बोलो। बड़ा कोई सर बहुत मतलब large। बहुत ज्यादा, नहीं नहीं, इनफाइनाइट होता क्या है? तुमने बोला ना, क्या इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है मैथ्स में? बताओ 1/0 क्या? नहीं सर, गलत बोल 1 डिवाइड बाय अराउंड नंबर 0। जो काउंट नहीं कर सकते। पागल हो गया क्या? वो मैथमेटिकली बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट वो का मतलब अनडिफाइंड क्या होता है? है। सर इनफाइनाइट का मतलब मैं बताऊं? मालूम ही नहीं होगा तुम लोगों को अभी तक, मालूम है? सर इनफाइनाइट मतलब बहुत चल। ज्यादा डिस्टेंस है, लार्ज नंबर डिस्टेंस। सर सुनील सर अभी ने एक चेक बार करना। बोला था 1 डिवाइड बाय अराउंड 0। अरे यार, मैथ्स के टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ। विथआउट एंडिंग। कुछ नहीं करना, कभी जाना यूट्यूब पर चेक करना इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। यस सर। सर क्या होता ऐसे है? हमारे लिए इनफाइनाइट का मतलब है बहुत लार्ज। बहुत समझ में? ज्यादा लार्ज सर, मतलब बहुत लाइट ईयर के आराम। क्या? सर बहुत ज्यादा पागल हो गए distance तुम लोग जो सब। अर्थ के। अरे वही तो बोल रहे हैं, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है, निपट जाओगे तुम। ठीक है सर। मैंने बोला अभी केवल इनफाइनाइट का मतलब, अभी मैं स्कूल लेवल पर ये बोलते हैं इनफाइनाइट का मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस। समझ में? यस अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि अर्थ के सरफेस पे यहां पे एक पार्टिकल को लेके आओ।
अर्थ के सरफेस से यहाँ पे हम एक पार्टिकल को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं रेड रेड। यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे हम एक पार्टिकल को लेके आ गए। बताओ इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है? लगा रही है। यस सर। अब मैंने क्या किया, अर्थ के सरफेस से इस पार्टिकल को बहुत तेजी से थ्रो किया। अर्थ के सरफेस से हमने एक पार्टिकल को बहुत तेज थ्रो किया, और इतना तेज हमने थ्रो किया भाई, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, लार्ज डिस्टेंस है कि नहीं? यस। तो मान लो बेसिकली इनफाइनाइट यहां पे कहीं खत्म हो रहा है, लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस का मतलब है कि जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही वीक पड़ जाए। अब बताओ अर्थ के सरफेस से हम एक पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से थ्रो कर दें कि वो पार्टिकल इंफिनिटी के बाहर पहुंच जाए। बताओ अब ये पार्टिकल अगर इंफिनिटी के बाहर पहुंच गया तो अब ये पार्टिकल वापस आ पाएगा क्या? मान लो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। नहीं। बताओ अर्थ के सरफेस से हमने किसी पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया कि वो इनफाइनाइट के बाहर चला गया। अब बताओ इस पार्टिकल के ऊपर अर्थ कोई फोर्स लगा पाएगी क्या? नहीं सर। और बताओ अर्थ अगर फोर्स नहीं लगा पाएगी तो ये पार्टिकल वापस आएगा क्या? नहीं सर। नहीं। अब ये जो v वेलोसिटी है जिससे हमने पार्टिकल को थ्रो किया है उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब डेरिवेशन तो नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे तुम लोग केवल एस्केप वेलोसिटी। अच्छा अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला कैसे आता है उससे अभी तुम्हें मतलब नहीं है। अर्थ के सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है 2gme बाय re। ये अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये ध्यान ना, ये वेलोसिटी कहां पे कैलकुलेट की गई है? ये वेलोसिटी कैलकुलेट की गई है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सर और 2 हाँ। अच्छा हमने ये चीज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? जी Yes, का sir. मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल 6.67 into 10 देखो एस्केप वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट GME की जगह हम यहां पे लिख सकते हैं G इंटू RE स्क्वायर। तो अगले स्टेप में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू G इंटू RE। अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। सॉल्व करोगे तो इसको हमें मीटर में लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा? हाँ सर। अब सबको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान रखना है इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आरई को कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो वैल्यू जो निकल के आती है फाइनली वो निकल के आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अर्थ के सरफेस से अगर हम किसी पार्टिकल को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाके थ्रो करेंगे तो वो पार्टिकल कभी भी अर्थ पे वापस नहीं आए। अब ध्यान है ये वेलोसिटी स्मॉल नहीं है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर भागना चाहिए। बहुत ज्यादा है सर। अब बताओ जब हम बोलते हैं तो बोलने में 2-3 सेकंड हो जाते हैं। सर ये एक अचीवेबल सेकंड नहीं में है ना हमें 11.2 किलोमीटर भागाना है सर? किसी चीज को। ये वेलोसिटी तो अचीवेबल नहीं है ना? क्या अचीवेबल नहीं है ना ये वेलोसिटी? क्यों नहीं अचीवेबल है? सर रॉकेट में से हो सकता है क्या? सकता होगा ना? क्यों नहीं कर सकते? 11.2 अचीव कर सकते हैं।
हाँ सर, डिपेंड कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट ले आओ, स्प्रिंग लगा दो। सर तो फिर ये मतलब बेसिकली एरोप्लेन ये इसमें रॉकेट्स में यूज होगा? अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, ना रॉकेट ना वॉकेट। आइए, मैंने क्या बोला, अर्थ के सरफेस से अगर किसी पार्टिकल को तुम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से थ्रो कर दोगे तो वो पार्टिकल कभी भी वापस लौट के नहीं आए। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब है पार्टिकल को हम इतनी वेलोसिटी से थ्रो करें कि पार्टिकल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के कहां चली जाए, बाहर चली जाए। इसकी डेफिनेशन लिख लो वहां पे, लिखो वहां पे, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखो वहां पे, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड। और कोई जरूरी नहीं है कि पार्टिकल को हम अर्थ के सरफेस से ही थ्रो करें, पार्टिकल को तो हम किसी टावर से भी थ्रो कर सकते, नहीं थ्रो कर सकते हैं? यस सर। भाई ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी कि अर्थ के सरफेस पे टावर बनाओ और टावर से हम पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो लिखो वहां पे क्या लिखा है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। और कोई जो नहीं अर्थ की बात कर रहा है, बात कर रहे हैं प्लैनेट की। तो लिखो वहां पे, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच a body should be projected from the surface of a planet, from the surface of a planet to reach infinity. अच्छा, मिनिमम वर्ड यूज किया है मैंने। मिनिमम का मतलब है कि जो भी पार्टिकल है वो जैसी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जानी चाहिए। मिनिमम का मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस कर पाया। अच्छा, ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा? ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो पार्टिकल और दूर तक चला जाएगा सर। तब भी क्रॉस कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? बस अगली क्लास अपनी लास्ट होगी, तो अगली क्लास में अपन एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ प्लस इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किसकी? ऑर्बिटल वेलोसिटी के और जी के वेरिएशन के। कैपलर्स लॉ अरे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, मैंने बोला। सर वीडियो मैंने क्या बोला है, अभी तुम लोगों के अभी जो अपन ने आज डिस्कस किया है जी का वेरिएशन, उसका फॉर्मूला देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी देखो, एस्केप वेलोसिटी देखो, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व दिए होंगे मॉड्यूल में। तो जो मॉड्यूल में सॉल्व क्वेश्चन है उनको ट्राई करने की कोशिश करो। अगले टर्न पे इन पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में कैपलर्स लॉ पढ़ के टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 9th और 10th अलग कर देंगे। 9th में कौन सा टॉपिक बाकी है? वर्क पर एनर्जी। और सर्कुलर में क्या? इसमें 10th में बाकी सर्कुलर मोशन सर। बस, तो वहां पे हम सेपरेट कर देंगे अगले वीक में। तो अगले वीक में लास्ट क्लास है अपनी ग्रेविटेशन की। तो तुम लोगों के पास जो भी क्वेश्चन होंगे ना मॉड्यूल के सॉल्व, एटलीस्ट वो ट्राई करके आना तुम लोग। ओके सर। यस सर। ठीक है, Bye, sir. चलो थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।